अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की आलोचनाएं कि हमने अब तक देखा कि रियल में पब्लिक सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना पावरफुल रोल प्ले करता है। बट रियल में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सके या एकदम दोष से मुक्त हो। तो सार्वजनिक उपक्रमों में भी अनेक प्रकार की आलोचनाएं होती है। उसकी सबसे पहली आलोचनाएं है अकुशल प्रबंध, कि इसका जो मैनेजमेंट होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, बेसिक तरीके से काम नहीं कर पाता। स्पेशलिस्ट प्राय होते हैं बट स्पेशलिस्ट के तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में जो है वो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो काम करते हैं। इस वजह से समय पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, टाइम पर काम पूरे नहीं हो पाते हैं और हमेशा डिले का डिले ही रहता है। तो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, काम समय पर नहीं होता है, डिले हो जाता है। जबकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर में ऑलमोस्ट जो है वो प्रबंधकर्ता सबसे पहले स्पेशलिस्ट होंगे, अपनी पर्टिकुलर जो भी फील्ड है उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे और समय पर अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा टास्क टाइमली कंप्लीट हो जाता है। इसके अतिरिक्त निजी उपक्रम में व्यक्तिगत लाभ पर चलाए जाते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल अपना प्रॉफिट भी देखता है, इसलिए वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एटलीस्ट उनका फुल यूटिलाइजेशन करने की सोचता है कि जितने भी साधन उनके पास अवेलेबल है उनका पूरा प्रयोग किया जाता है। जबकि सार्वजनिक उपक्रम जो है वो सार्वजनिक लाभ के लिए चलाए जाते हैं कि सभी का लाभ हो, इसके कारण चलाए जाते हैं। तो उनमें कोई व्यक्ति विशेष उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि अगर वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति उसके लिए इतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार कुशल व अनुभवी प्रबंधकर्ता के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं वो इतनी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते हैं। अब आता है सेकंड, आता है कुशलता का अभाव, कि पब्लिक सेक्टर जो होता है वहाँ एफिशिएंसी जो होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है। यहाँ पर लोक उपक्रम जो होते हैं वो व्यावसायिक सिद्धांत पर संचालित नहीं किए जाते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर ऐसा थ्योरी नहीं होता। जबकि निजी उपक्रम जो होते हैं वो शीघ्र लाभ के सिद्धांत पर चलाए जाते हैं कि जितना ज़्यादा जितनी जल्दी प्रॉफिट हो उसी पर चलाए जाते हैं। इसलिए निजी उद्यमी जो होता है अपने उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम की तुलना में बहुत अधिक कुशल बनाने का प्रयास करता है। हमेशा प्राइवेट सेक्टर ये सोचता है कि उसकी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री से थोड़ा सा बेटर वे में काम करे। तो इस प्रकार वो इस प्रकार की टेक्निक्स और प्रोसेस को अडॉप्ट करता है, इस प्रकार की तकनीक और इस प्रकार की प्रविधि या मेथड जो है उसको फॉलो करता है, जिससे काम कम से कम लागत पर और अधिक प्रोडक्टिविटी के मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ मिनिमम कॉस्ट पर कंप्लीट हो सके। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूस एफर्ट से लगाता रहता है। और प्राइवेट सेक्टर की एक और वो है कि उनका जो प्रोडक्ट है एटलीस्ट वो हाई क्वालिटी मेंटेन किए, वो कुशलता हो, उत्कृष्टता के आधार पर हो, क्योंकि जब तक वो क्वालिटी मेंटेन नहीं किए होगा, उत्कृष्ट सुपीरियर कैटेगरी का नहीं होगा, तब तक वो बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएगा। जबकि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की यूनिट है उनमें लाभ का तो कोई गुण ही नहीं होता है, वो वेलफेयर के लिए चलते हैं, इसलिए वो पब्लिक वेलफेयर के लिए चलते हैं, इसलिए वहाँ प्रॉफिट जो है वो सेकेंडरी पोजीशन पे होता है। और इतनी ज़्यादा कंपटीशन भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में नहीं होती है, कंपिटिटिवनेस पाई नहीं जाती है। एक सार्वजनिक उपक्रम दूसरे सार्वजनिक उपक्रम के साथ कंपटीशन करता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ कुशलता में भी कोई सुधार नहीं होता है। तो सबसे दूसरी कमी है कार्य कुशलता का अभाव, लैक ऑफ एफिशिएंसी की वजह से भी पब्लिक सेक्टर इतना बेटर वे में काम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आती है डिले इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में विलंब होना है, कि सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णय में बहुत ज़्यादा विलंब पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइट्स जो है, पावर जो है उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाने के कारण जब तक सभी की आम सहमति नहीं होती है तब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। जबकि निजी क्षेत्र में हमेशा निर्णय शीघ्र और समय पर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है। होल एंड सोल कुछ ही लोग होते हैं, वो फास्ट डिसीजन लेते हैं और फटाफट एफिशिएंसी काम को पूरा किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान ही नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के पास राइट्स नहीं होते, सब कुछ बंटावा होता है। तो विलंब में होने वाली क्षति सरकार की क्षति होती है। वहाँ सोचा जाता है कि अगर कुछ डिले भी हो गया तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर या किसी पर्टिकुलर पर्सन पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। यही वजह है कि अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम जो है वो वर्तमान समय में घाटे में चल रहे हैं। तो डिले इन डिसीजन पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ एक छोटे से काम को इतना ज़्यादा आगे पोस्टपोन्ड किया जाता है कि ये वो करेगा, ये वो करेगा, ये वो करेगा। डिवीज़न जो हो रखा है ना वर्क
का उसका अननेसेसरी ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और डिले पर डिले करते रहते हैं। उसके बाद है नव प्रवर्तन का अभाव, कि लैक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, इतना इनोवेशन नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र में इनोवेशन का अभाव पाया जाता है, जबकि आर्थिक विकास के लिए इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो इसके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ का प्रोडक्ट में यूज़ करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। जबकि निजी क्षेत्र जो है वो कंटिन्यूस नई से नई टेक्निक, अपडेट टेक्निक्स, प्रोडक्शन प्रोसेस को सुधार करता है, न्यू इनोवेशंस करता है, न्यू इन्वेंशन करता है और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करता है। और सब ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा निजी क्षेत्र ये सोचता है कि जितना ज़्यादा हम लाभ कमाएंगे उतनी ही ज़्यादा हम तरक्की करेंगे और उतनी ही ज़्यादा हम प्रगति करेंगे, इसलिए वो पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग अपडेट आइडियाज़ और इनोवेशंस को अडॉप्ट करते जाते हैं और सुधारते हैं। जबकि सार्वजनिक उपक्रम में आविष्कार होते ही नहीं हैं, इनोवेशन होता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है और इनके कर्मचारी भी सरकारी होते हैं और जब इनकी नौकरी सुरक्षित है तो ये किसी प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ या अपडेट करने की टेक्निक को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता क्या चाहती है और किस तरीके से इसको प्रस्तुत करना चाहिए पब्लिक में इस प्रोडक्ट को कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड इंक्रीज हो सके, तो वो ऐसा प्राय अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो इनोवेशन का अभाव सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होता है, इनोवेशन का अभाव पाया जाता है। उसके बाद है सरकारी हस्तक्षेप। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप सदैव एक बार तलवार के समान लटका रहता है। कोई भी छोटा मोटा काम हो, जब तक उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, कोई भी छोटे से छोटा डिसीज़न लेना हो तो एक बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और फिर इतना ज़्यादा समय निकल जाता है कि आप हमारे उससे पब्लिक सेक्टर की यूनिट से हाथ से वो मौका ही निकल जाता है। तो सरकारी हस्तक्षेप को स्वायत्त शासी निगमों की स्थापना कर करके कम से कम करना चाहिए। पब्लिक से गवर्नमेंट के इंटरफेयर को कम करना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है और उनके इंटरफेयर की वजह से डिसीज़न जो है मेकिंग टाइम पर नहीं हो पाती और पोस्टपोनमेंट चलता रहता है। उसके बाद है हानि पर चलना। ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर की ऑलमोस्ट इंडस्ट्री रिसेंट टाइम में लॉस में चल रही है। उनमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत हाई लेवल का कर दिया जाता है, उनमें विनियोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी निर्माण की अवधि लंबी होती है। इनकी वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इससे समाज में प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का ये फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती और इन उपक्रमों के प्रशासक कुशल, अनुभवी व साहसी व्यक्ति नहीं होते हैं, जिससे भी इनको हानि उठानी पड़ती है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इतने ज़्यादा एफिशिएंसी लिए हुए या वेल ट्रेंड पर्सन जो होते हैं वो अपॉइंट नहीं होते हैं, जिस वजह से भी इन उपक्रम को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। और ऑलमोस्ट जो यूनिट होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर की सर्विसेज लॉन्च करते हैं और अब जनउपयोगी सेवाएं या फिर वो बेसिक इंडस्ट्री होते हैं, या तो वो बेस इंडस्ट्री होगा या फिर वो पब्लिक वेलफेयर वाली इंडस्ट्री होती है। तो इन दोनों के उपक्रम में जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेज होने की संभावना रहती है। लोक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के संबंध में एक विचार लिखे गए हैं कि लोक क्षेत्र के प्रभुत्व में लोचहीनता, नौकरीशाही और अत्याचार बढ़ता है। तो ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले लोचहीनता होती है, उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप उसको समय, दशा या कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सको। और इसमें नौकरीशाही की टेंडेंसी होती है कि ठीक है मैं गवर्नमेंट का नौकर हूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ थोड़ा सा अत्याचार भी एक दूसरे पर जो है वो बढ़ता जाता है। हर ऑफिसर, हर जो सीनियर होता है वो जूनियर पर कुछ अत्याचार करता है। जबकि निजी क्षेत्र के आधिक्य से शोषण, विषमता व अत्याचार फैलता है। और होता यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उससे ज़्यादा शोषण होगा,
उससे ज़्यादा जो है डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज होगी, अमीर अधिक अमीर, गरीब अधिक अमीर होंगे, अत्याचार फैलेगा। तो दोनों को एक मिश्रित समुदाय में विलीन कर करके सामाजिक अन्वेषण व राजनीतिक चातुर्य की आवश्यकता है। तो ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स कर देना चाहिए, दोनों की बुराइयों को छोड़ करके दोनों की अच्छाइयों को लेकर के एक अलग तरीके की यूनिट जो है वो लॉन्च करनी चाहिए। इसके लिए सामाजिक राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। तो हमारे देश में सार्वजनिक के विकास के साथ साथ निजी उपक्रमों का विकास भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब तक दोनों का डेवलपमेंट फुली नहीं हो पाएगा तब तक कंट्री का वेलफेयर पॉसिबल नहीं है। अब आता है राजनीतिक हस्तक्षेप। लोक उपक्रमों में राजनीतिक जो होते हैं वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनसे संबंध बनाए रखते हैं। हर पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री में अपनी कोई ना कोई लिंक बनाए रखता है और इसके माध्यम से वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। हर पॉलिटिकल लीडर अपने जो स्वार्थ है, अपना जो बेनिफिट है वो देखने के लिए ध्यान रखता है। और सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना के लिए जब कभी भी स्थान चयन करने का आता है तो हर पॉलिटिकल लीडर चाहता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसके स्टेट, उसके डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस्टेब्लिश हो। तो यहाँ राजनीतिक हितों को ध्यान रखा जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि कहाँ वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल कंडीशन में और वेलफेयर कंडीशन में बहुत अच्छे से किसी दूसरी जगह इस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर अपने बेनिफिट के लिए जो भी राजनेता होते हैं, जो भी राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं, एटलीस्ट सबसे पहले वो अपने हिसाब से उस इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। उसके बाद उनमें से अधिकांश के जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि उस उपक्रम की परिसंपत्तियों को क्रय करना है तो उसका ठेका देना, उसका विनियोग, उसमें भी वो अपने रिलेटिव्स को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ताकि वही उस पब्लिक इंडस्ट्री की जो भी टोटल फैसिलिटी है वही अवेलेबल कराएगा और वही उसका काम करेगा। उपक्रम की पूंजीगत संपत्तियों के क्रय, इसका ठेका अपने रिश्तेदार को दे जाते हैं। इससे जो आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर क्षेत्र होते हैं वो प्राय कमज़ोर ही रह जाते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता और फलस्वरूप निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में वहाँ टिक नहीं पाता है। निजी क्षेत्र क्यों नहीं टिक पाता है? क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर उस सेक्टर को उतनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं जितनी वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को करते हैं। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि बेचारा जो निजी क्षेत्र में स्थापित हुई इंडस्ट्री है वो बंद होने की कगार में आ जाता है और अधिकांश इंडस्ट्री इसी वजह से बंद भी हो जाती है। तो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सरकारी जो भी नेता है उनके रिश्तेदारों को, मित्रों को, उनको इस प्रकार के कॉन्टैक्ट लॉन्च नहीं किए जाने चाहिए। उसके बाद है नौकरीशाही। इन लोक उपक्रमों में एक निजी एकाधिकार, लोक उपक्रम जो होते हैं वो निजी एकाधिकार को समाप्त करते हैं लेकिन वो सरकारी एकाधिकार की स्थापना कर देते हैं। एक ही बात है, निजी क्षेत्र की मोनोपोली कम हुई तो क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली वहाँ स्टार्ट हो जाती है। निजी उपक्रमों पर अंकुश लगाने के लिए तो सरकार है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर गलत कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री गलत कर रही है, गवर्नमेंट का उपक्रम गलत कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए देश में किसी प्रकार की कोई भी संस्था उपलब्ध नहीं है। तो इससे तो जनता को नुकसान हो रहा है कि यहाँ दोनों ही सेक्टर उसका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर अपने तरीके से उसका एक्सप्लोटेशन कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर अपने तरीक़ों से एक्सप्लोटेशन कर रहा है। तो ये पब्लिक पर कुठाराघात हो रहा है, दोनों साइड से वार पब्लिक पर हार हो रहा है। एक तो इन उपक्रम की हानियों का भार जनता पर जा रहा है कि बेचारी को बहुत ज़्यादा हाई टैक्स जो होता है, वेरियस टाइप्स के टैक्स की जो हाई रेट होती है, एटलीस्ट उसको पे करना पड़ता है इन पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ के लॉसेस को कंप्लीट करने के लिए। और लोक उपक्रम पर एक लघु साम्राज्य बन जाता है, वहाँ नौकरीशाही और इनकी स्थापना भी हो जाती है। तो ये भी इसकी एक कमियां है। उसके बाद है श्रम अशांति की समस्या। अब इन उपक्रमों में स्थापना के समय ये की थी कि आदर्श सेवा नियोजक की भूमिका निभाएंगे, श्रमिक और नियोक्ता के मधुर संबंध बनाएंगे और बहुत कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के एम्प्लॉयज़ भी सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ श्रमिक और नियोक्ता के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। आए दिन हड़ताल, तोड़बंदी, घेरा, ये सारी बातें चलती रहती है और किसी न किसी प्रकार की समस्या से वहाँ श्रम अशांति प्राय बनी रहती है। उसके बाद है स्थायित्व क्षमता से कम का प्रयोग। अब हमारे यहाँ
जो हमारे देश में जो लोक उपक्रम स्थापित क्षमता से भी कम पर उत्पादन कर रहे हैं, जो उनकी रियल कैपेसिटी है एटलीस्ट उस कैपेसिटी को वो फुली यूटिलाइज्ड ही नहीं कर रहे हैं, और जितनी उनकी क्षमता है एटलीस्ट उससे कम पर उनका उत्पादन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जब आप अपनी एफिशिएंसी को पूरा नहीं कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हो, प्रॉपर जो है जो जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, उत्पादन लागतें बहुत अधिक आती है। उत्पादन लागतें अधिक आने की वजह से आपका जो फिनिश गुड्स है वो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता है, और उसके कंपटीशंस फेस करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो लोअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फुली कैपेसिटी को यूज़ नहीं किया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई तो आपका मार्केट प्राइस हाई होगा, और मार्केट प्राइस हाई होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसके सामने आपका ये नहीं चल पाएगा। और बहुत से कारण हैं जिनके कारण कॉस्ट होती है, वो होती है एक तो श्रमिक अशांति है, कुशल प्रबंध, कच्चे माल की कठिनाई, विद्युत, कोयला, यातायात समस्या, वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम जो प्राइवेट सेक्टर में रहती है वो पब्लिक सेक्टर में अदर प्रॉब्लम्स एज इट इज़ ही है। रॉ मटेरियल नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती, स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाना, ये सारी जो है इनमें प्रॉब्लम्स ही रहती है। उसके बाद आता है मितव्यता का अभाव, कि अब जितनी भी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर की चल रही है उनमें अपव्यय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अनाप शनाप खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं होती है एटलीस्ट वो एक्सपेंडिचर भी कर दिया जाता है। उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिकारियों की लापरवाही, सरकारी नियंत्रण का अभाव और स्वार्थों के कारण, निजी स्वार्थों को पूरा करने के कारण अनेक प्रकार के ऐसे खर्चे कर दिए जाते हैं इन संस्थाओं में या इन उपक्रमों में जिनकी किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब किसी व्यक्ति का तो यहाँ कोई नुकसान ही नहीं होता है, इसलिए फिजूल खर्ची पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाता है, और लोग मनमाने तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के जो संसाधन है उनका एक्सप्लोटेशन अपने निजी स्वार्थों के लिए करते हैं। तो किसी पर ध्यान नहीं दिया जाता, सुपरवाइज नहीं किया जाता, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जाता, पूरा यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता, बेनिफिट्स नहीं लिए जाते हैं। इस वजह से यहाँ मितव्यता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद है प्रेरणा का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र में लोग प्रेरणा का अभाव रहता है। कर्मचारी एक निश्चित वेतन पे सुस्त तरीके से काम करते हैं, उनको केवल मात्र अपनी पर्टिकुलर सैलरी, अपने अलाउंसेस एटलीस्ट उनसे मतलब होता है, उनमें और किसी प्रकार का कोई भी इंसेंटिव्स नहीं होता जो उनको प्रेरणा दे सके, उनको मोटिवेट कर सके। दूसरा, अपॉइंट करते तो कुशल कर्मचारियों को हैं, लेकिन वो लोग भी अपनी एफिशिएंसी का पूरा काम नहीं करते क्योंकि उनको भी ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा के अभाव में उनकी क्षमता प्राय कम हो जाती है। तो आपको केवल एक निश्चित वेतन और भत्ता मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, लेकिन इन लोगों की डिज़ायर और ज़्यादा होती है कि और भत्ता बढ़े और बढ़े और बढ़े। ये केवल उसी बात पे ध्यान देते हैं कि बस बढ़े, और जिस साल नहीं बढ़ता है उस साल वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। उसके बाद है नियंत्रण व स्वायत्तता की समस्या। अब एक प्रॉब्लम आती है लोक उपक्रमों में प्रभावी नियंत्रण रखना या उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, कि या तो उन पर कंट्रोल रखा जाए या उसको एक ऑटोनोमस बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये भी प्रॉब्लम है। अब आता है कि अगर इनमें जनता की पूंजी लगी हुई है तो जनता के धन, अब जो भी कैपिटल है वो बेचारी पब्लिक की है, तो मंत्रिमंडल का नियंत्रण रखना आवश्यक है, गवर्नमेंट का नियंत्रण रखना आवश्यक है। और अगर स्वायत्तता दे दी जाए तो ये क्या होंगे, बेचारे कुशलता से काम करेंगे, मितव्यता के साथ काम कर सकेंगे। तो दोनों प्रॉब्लम है कि नियंत्रण में रखें या उनको स्वायत्तता दे दें। अब इन दोनों में तालमेल बिठाना बहुत कठिन हो जाता है कि संसदीय नियंत्रण और स्वायत्तता के मध्य संतुलन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि संसद में नीति निर्माण हो और प्रबंध के कार्यों में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करे, तभी जा कर के ऐसा होगा कि इनका काम बड़ी एफिशिएंसी के साथ, बहुत मितव्यता के साथ, बहुत प्रेरणादायक काम हो सकता है। अब प्रॉब्लम आती है मूल्य निर्धारण की, कि जो भी प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, अब उसका मुख्य उद्देश्य तो वैसे भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता है, वरन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को कंप्लीट करना, जनता की भलाई करना, जनता के संतुष्टि के स्तर को आगे बढ़ाना। यदि ये लाभ कमाने में लग जाएंगे तो फिर इनमें और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं रहेगा। अतः ये इंडस्ट्री प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं चलाई जाती है।
ये न लाभ न हानि के सिद्धांत को अपनाने से अनुपयोगी रहेगी कि नो लॉस नो प्रॉफिट, जो कोस्ट आई बस कोस्ट निकल जाए, उसके बाद और कुछ नहीं जाए। तो लोग उपक्रम को लागत से कम मूल्य पर रखते हैं तो नुकसान उठाना पड़ता है, लागत से अधिक रखते हैं तो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर इन्होंने क्या किया, कोस्ट से कम रखा तो इनको लॉस हुआ, और अगर ज़्यादा रखा तो ये टारगेट को अचीव नहीं पाए। तो प्रॉब्लम है कि रियल में करे क्या, कि तो फिर इसके लिए बताया नो लॉट नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट तक जा कर के आप अपना काम कर सकते हो। अब आता है मैनेजरियल प्रॉब्लम, कि प्रबंधकीय समस्या जो होती है वो भी बनी रहती है। अब लोक उपक्रमों के लिए किस प्रबंध व्यवस्था को अपनाया जाए, ये भी बहुत जटिल है कि एटलीस्ट मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। तो सबसे ज़्यादा जो है इसके संचालक मंडल की योग्यता पर निर्भर करती है कि इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर इसके बेटर हुए तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो संचालक मंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। अब संचालक मंडल किन किन व्यक्तियों को अपॉइंट करेगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो फुल टाइम के लिए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, उनको अलाउंसेस क्या मिलेंगे, उनको सैलरी क्या दी जाएगी। तो वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस स्टाइल का होगा, किस किस को किस पोस्ट पर रखा जाए, क्या दिया जाए, ये भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इनका मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंसी के साथ पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद होती है अंकेक्षण मूल्यांकन की समस्या, कि अब ऑडिट भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अंकेक्षक को नियुक्त किया गया है तो वो निष्पक्ष रूप से काम करेगा या नहीं करेगा। ये भी बेसिक प्रॉब्लम्स है कि ऑडिटर क्या करेगा। अब अंकेक्षक के माध्यम से पता लगाया जाता है कि वह उसके कोषों को, जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो भी फंड है उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। किंतु सरकारी विभागों में अंकेक्षक जो होते हैं, ऑडिटर्स जो होते हैं, वो इतनी एफिशिएंसी काम नहीं होती है, उनकी योग्यता वो इतनी दक्ष नहीं होते हैं, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते हैं। इस वजह से भी इन उपक्रमों में जो है वो ऑडिटिंग सही तरीके से नहीं हो पाती, और बाद में जाकर के पता चलता है कि कितने बड़े बड़े फ्रॉड जो है हो जाते हैं। जब वो ऑफिसर अपनी पोस्ट से रिटायर होता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद पता चलता है कि रियल में उसके टाइम में कितने कितने फ्रॉड हुए और क्या क्या गलत काम हो चुके। तो अंकेक्षण भी इन सेक्टर में एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट।